बायोलॉजी में सेल से रिलेटेड हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप फुल बायोलॉजी मेरे साथ पढ़ सकते हैं गाइज। माई सेल्फ एम एस मुस्तफ़ा, मैं अनअकैडमी पे प्लस एजुकेटर भी हूँ, राइट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो बायोलॉजी में सेल एक टॉपिक है हमारा जो बिल्कुल बेसिक है, बायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक है मान लीजिए आप उसको। अगर बायोलॉजी को आपको समझना है तो आपको सेल को बहुत अच्छे से समझना होगा, क्योंकि हमारी जो कोई भी ऑर्गेनिज्म उसकी जो स्टार्टिंग होती है वो सेल, मतलब जो हमारा स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है हमारा वो सेल होता है। तो सेल से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं गाइस। तो सेल कोशिका, सेल को कोशिका बोलते हैं, राइट। इसकी खोज कैसे हुई थी, क्या सेल थ्योरी थी, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने टाइप के सेल होते हैं, सबसे छोटा सेल क्या होता है, सबसे बड़ा सेल क्या होता है, ये सारा भी हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है गाइस। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है आपको इसको बायोलॉजी बोलेंगे, मतलब जीव विज्ञान। दूसरा ऑप्शन है साइटोलॉजी बोलेंगे, कोशिका विज्ञान। थर्ड ऑप्शन है माइकोलॉजी बोलेंगे, कवक विज्ञान। या फिर फोर्थ ऑप्शन है आपका हिमेटोलॉजी बोलेंगे, जिसको रुधिर विज्ञान हम बोलते हैं। तो गाइज अगर मैं यहाँ पे सारे वर्ड्स की यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करें, राइट, तो क्या पूछा था, द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, मतलब सेल की स्टडी को क्या बोला जाता है। तो कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। व्हाट इज, ठीक है, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं। ठीक है, सेल की स्टडी क्या कहलाती है, ये हमारा क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन बायोलॉजी है, दूसरा ऑप्शन साइटोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है माइकोलॉजी, चौथा ऑप्शन हिमेटोलॉजी। देखिए गाइस, बायोलॉजी का मतलब होता है आपका लिविंग बींग्स के बारे में पढ़ना, वो आपका बायोलॉजी। साइटोलॉजी होता है इज द स्टडी ऑफ सेल, जबकि माइकोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ फंगाई, एंड हिमेटोलॉजी होता है स्टडी ऑफ ब्लड। तो ये सारी आपकी ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, राइट। साइंस की ब्रांच है बायोलॉजी में, मतलब हम पढ़ते हैं लिविंग बींग्स के बारे में, द स्टडी ऑफ ऑल लिविंग बींग। साइटोलॉजी में वी विल स्टडी अबाउट द स्टडी ऑफ सेल, कोशिका का जो अध्ययन कहलाता है वो उसको हम कहते हैं साइटोलॉजी। माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंगाई, फंगाई की स्टडी को माइकोलॉजी बोलते हैं। हिमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड की स्टडी को, ब्लड के डिसऑर्डर को, ब्लड की डिसीज को हिमेटोलॉजी बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था गाइस वो था आपका साइटोलॉजी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ सेल को पूछा था, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, राइट। तो राइट आंसर क्या था, साइटोलॉजी। ऐसे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। क्वेश्चन पूछा है हु कोइन्ड द टर्म साइटोलॉजी, साइटोलॉजी शब्द किसने दिया, कोशिका विज्ञान शब्द किसने दिया था। पहला ऑप्शन है ऑस्कर हार्टविग ने दिया था, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने दिया था, थर्ड ऑप्शन है जेम्स वाट ने दिया था, एंड फोर्थ ऑप्शन इज रुडोल्फ वर्च्यू, राइट। इन सारे साइंटिस्ट के बारे में आपको वन बाय वन करके बताता हूँ, राइट। तो साइटोलॉजी पर, साइटोलॉजी भी मैंने क्या बताया, साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ, साइटोलॉजी किसको बोला जाता है, साइटोलॉजी द स्टडी ऑफ सेल, सेल कोशिका के अध्ययन को, कोशिका विज्ञान को ही साइटोलॉजी कहा जाता है। तो ये वर्ड किसने दिया था, ये वर्ड गाइस दिया था ऑस्कर हार्टविग ने, राइट आंसर है इसका ऑस्कर हार्टविग। रॉबर्ट हुक की बात करें तो गाइस आपको पता है रॉबर्ट हुक ने 1665 में डेड सेल की डिस्कवरी की थी। जेम्स वाट आपको पता है, जेम्स वाट ने क्या किया था, स्टीम इंजन की इन्होंने इन्वेंशन किया था, डिस्कवर किया था। जबकि रुडोल्फ वर्च्यू, इनको फादर ऑफ मॉडर्न पैथोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने, रुडोल्फ वर्च्यू ये एक जर्मन साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक वर्ड दिया था, इन्होंने एक जो हमारी सेल थ्योरी है, जो कोशिका हमारी जो कोशिका सेल थ्योरी जो है हमारी, राइट। तो सेल थ्योरी में इन्होंने, जैसे सेल थ्योरी हमारी जो देने वाले थे, सेल थ्योरी में दो साइंटिस्ट थे, एक आपके मैथियास स्लेडन थे, दूसरे आपके थियोडोर स्वान थे। तो उन्होंने बोला था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, मैथियास स्लेडन ने बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी प्लांट्स हैं वो सेल के बने, जबकि थियोडोर स्वान ने कहा था जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सेल के बने। तो रुडोल्फ वर्च्यू ने उसमें बोला था, रुडोल्फ वर्च्यू ने उसमें कहा था सेल थ्योरी में एक उन्होंने नया पॉइंट उसमें ऐड किया था, सेकंड पॉइंट जो था कि जितने भी न्यू सेल होते हैं वो पुराने सेल के डिवीजन से बनते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन था रुडोल्फ वर्च्यू का। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया था हु कोइन्ड द टर्म साइटोलॉजी, साइटोलॉजी वर्ड किसने दिया। तो राइट आंसर था ऑस्कर हार्टविग। तो राइट आंसर इसका ऑस्कर हार्टविग वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने वर्ड दिया था आपका साइटोलॉजी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं गाइस। सो in 1892 the German embryologist and anatomist Oscar Hartwig gave the term cytology। तो ये भी जर्मन साइंटिस्ट थे। 1892 में जर्मन भ्रूण विज्ञानी और शरीर रचनाविद ऑस्कर हार्टविग ने कोशिका शब्द दिया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल वाज सजेस्टेड बाय, सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं, ये किसके द्वारा सुझाया गया था। ऑप्शन है मैथियास स्लेडन, दूसरा ऑप्शन है थियोडोर स्वान,
तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, चौथा ऑप्शन है ऑस्कर हार्डविग, राइट। तो मैं अभी ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन में आपको सारा बता चुका हूँ। ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ये किसने कहा था? प्लांट्स के बारे में बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे सेल के बने, ये बताया था मैथियास स्लेडर ने। ही वॉज ऑल्सो द जर्मन साइंटिस्ट थोडोर स्वान, इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी की थी। इन्होंने बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो भी सब सेल के बने। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल डिस्कवर्ड किया था, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी माइक्रोग्राफिया, तो ही डिस्कवर्ड द डेड सेल इन 1665। एंड ऑस्कर हार्डविग, जिसका अभी हमने पढ़ा 1892 में इन्होंने वर्ड दिया था साइटोलॉजी। ऑस्कर हार्डविग, ही वाज आल्सो द जर्मन साइंटिस्ट। नेक्स्ट, तो राइट आंसर था ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया था मैथियास स्लेडन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल वॉज सजेस्टेड बाई, सभी जानवर भी कोशिकाओं के बने होते हैं, ये किसके द्वारा सुझाया गया था? ऑप्शन है मैथियास स्लेडन, थोडोर स्वान, रॉबर्ट हुक या फिर ऑस्कर हार्डविग। ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्लांट्स सारे सेल के बने हैं, ये किसने कहा था? मैथियास स्लेडन ने। जबकि एनिमल सारे प्लांट्स सेल के बने होते हैं, ये किसने कहा था? हमारे थोडोर स्वान। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल की डिस्कवरी की थी 1665 में। इन्होंने कॉर्क लिया था, एक बॉटल का कॉर्क, जो शैंपेन बॉटल होती है उसके कॉर्क से, उसके उन्होंने देखा था कि वहाँ पर उनको एक हनी कॉम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दिया था, जिसको इन्होंने नाम दिया था, पहले इन्होंने स्मॉल रूम नाम दिया, फिर एक सेला वर्ड आया, एक वर्ड आया सेला, और सेला का मतलब होता है स्मॉल कमरा, वहाँ से आपका वर्ड निकल के आया सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। जबकि ऑस्कर हार्डविग ने वर्ड साइटोलॉजी दिया था, साइटोलॉजी वर्ड वॉज गिवन बाई ऑस्कर हार्डविग। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन नंबर 5, ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल वॉज सजेस्टेड बाई, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया किसने कहा था? ये थोडोर स्वान ने, ये इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाई सेल डिवीजन वॉज सजेस्टेड बाई, सभी कोशिकाएं पूर्व में उपस्थित कोशिकाओं से बनी है, ये सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन है मैथियास स्लेडन, थोडोर स्वान, रॉबर्ट वर्च्यू, रुडोल्फ वर्च्यू या ऑस्कर हार्डविग। देखिए मैथियास स्लेडन ने क्या कहा था, ऑलरेडी मैंने बता दिया, इन्होंने प्लांट्स की स्टडी की थी, इन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं सेल के बने। थोडोर स्वान ने कहा था जितने भी एनिमल्स हैं ये भी आपके सेल के बने, ये थोडोर स्वान है, बोथ वॉज जर्मन साइंटिस्ट। रुडोल्फ वर्च्यू ने कहा था कि जितने भी न्यू सेल आते हैं, मतलब प्री एग्जिस्टिंग सेल, सेल डिवीजन से बने, तो ये जो आंसर दिया था ये किसका था? कंट्रीब्यूशन रुडोल्फ वर्च्यू। जबकि ऑस्कर हार्डविग ने क्या किया था? इन्होंने साइटोलॉजी वर्ड दिया था। ये चारों के चारों जर्मन साइंटिस्ट थे। तो राइट आंसर था आपका, किसने दिया? द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय सेल डिवीजन वाज सजेस्टेड बाय रुडोल्फ वर्च्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पर गाइस ये आ रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, व्हाट डू दे हैव इन इट्स प्लेस। प्रोकैरियोटिक या फिर अकेंद्रिक कोशिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, इनके पास इसके स्थान पे क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोइड रीजन होता है, प्रोटीन होती है, या नन ऑफ दी। देखिए गाइस, एक आपका होता है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होता है आपका यूकैरियोटिक सेल। तो आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखो साइटोप्लाज्म तो दोनों सेल में पाया जाता है, राइबोसोम दोनों सेल में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल, इनका साइज छोटा होता है यूकैरियोटिक सेल से। ये आपका प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक सेल में आपके सिर्फ यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जबकि इसके अंदर आपके यूनिसेलुलर भी होंगे, मल्टी सेलुलर भी होंगे। प्रोकैरियोटिक में इसका जो साइटोप्लाज्म होता है, इसी के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल होता है। इसके अंदर वो कोई भी सेल ऑर्गेनिल नहीं पाई जाती जिसके अंदर मेम्ब्रेन है, सिर्फ राइबोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं। बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनिल हैं, राइट, आपका वैक्यूल हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी अपैरेटस, लाइजोसोम्स, ये सारे आपके यूकैरियोटिक में पाए जाते हैं। इसके अंदर एक वेल डेवलप न्यूक्लियस भी होता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक के अंदर एक आपका वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं होता, यहाँ पे न्यूक्लियोइड रीजन कहलाता है। इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर फ्लोट करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड रीजन। जबकि यूकैरियोटिक सेल में एक वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियर पोर होते हैं। तो ये है आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनल्स होती हैं वो विदाउट मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है। यहाँ पे राइबोसोम होता है, राइट, जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। एग्जाम्पल अगर दें तो बैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है, प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल बैक्टीरिया आप दे सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप माइकोप्लाज्मा दे सकते हो, इसका एग्जाम्पल आप आर्चिया दे सकते हो। इन तीन में आपका प्रोकैरियोटिक सेल पाया जाएगा। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म है सब में आपका यूकैरियोटिक, जैसे अमीबा हो गया, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, फंगाई हो गया, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, सब में आपका क्या पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल। तो क्या पूछा था?
प्रोकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस, व्हाट डू दे हैव इन इट्स प्लेस? तो राइट आंसर क्या होगा? न्यूक्लियोइड रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, न्यूक्लियोइड रीजन वाज द करेक्ट आंसर। तो जो साइटोप्लाज्म होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो इनके साइटोप्लाज्म के अंदर इनका जेनेटिक मटेरियल फ्लोट करता है, जिसको न्यूक्लियोइड रीजन बोलते हैं, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है। प्रो का मतलब भी होता है गाइस प्रोकैरियोट। देखिए कैरियोट का मतलब होता है आपका कर्नल, कर्नल का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब विदाउट ट्रू न्यूक्लियस, जबकि यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोट का मतलब होता है आपका कर्नल, कर्नल मतलब न्यूक्लियस। तो नाम से ही आपको लगेगा कि प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल हैज अ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म? किस टाइप के सेल में आपको झिल्ली नुमा मतलब झिल्ली से बंधे हुए कोशिकांग या सेल ऑर्गेनिल्स मिलेंगे? ऑप्शन प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल, यूकैरियोटिक सेल या वायरस सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल में मैंने आपको क्या बताया, सिर्फ राइबोसोम पाया जाता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोइड रीजन होता है, इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिल्स नहीं होती। बैक्टीरिया सेल आपका एक टाइप का प्रोकैरियोटिक सेल ही है, बैक्टीरिया के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपके जितने भी सेल ऑर्गेनिल होते हैं, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइट, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, वैक्यूल हो गया, ये सब मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। वायरस के अंदर नो सेल, वायरस आपकी सेल थ्योरी को अपोज करते हैं, सेल थ्योरी इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि वायरस के अंदर कोई भी सेल नहीं होता है। और वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो जब से ये लिविंग में जाते हैं, लिविंग होस्ट पे जाते हैं, तो ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं, जब नॉन लिविंग में जाते हैं तो नॉन लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, तो क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनिल हैविंग मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स? राइट आंसर तक यूकैरियोटिक सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन गाइस, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव शेप टू द सेल? निम्नलिखित में से कौन कोशिका को आकार देता है? पहला ऑप्शन सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए गाइस, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो आपको अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देखिए अगर हम सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल आपको पता है, सेल वॉल आपकी प्लांट सेल में होती है, राइट, प्लांट सेल में सेल वॉल पाई जाती है, आपकी फंगाई में भी सेल वॉल पाई जाती है और आपके बैक्टीरिया में भी सेल वॉल पाई जाती है। अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो प्लांट्स में जो सेल वॉल होती है गाइस, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपकी सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल्यूलोज। अगर फंगाई की बात करें तो ये फंगाई में काइटिन की बनी होती है। और अगर हम बात करें बैक्टीरिया की, तो बैक्टीरिया के अंदर ये पेप्टाइडोग्लाइकैन की बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकैन, जिसको म्यूरिन भी बोला जाता है, म्यूरिन, जिसको पैक्टिन भी बोला जाता है, राइट। तो अगर सेल वॉल शेप देती तो सिर्फ आपका सेल वॉल मतलब प्लांट्स में, फंगाई में और बैक्टीरिया में ही आपका शेप आ पाता सेल का, राइट। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है पावर हाउस ऑफ द सेल बोलता है, क्योंकि इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। जबकि आपको पता है न्यूक्लियस आपका ब्रेन होता है सेल का, ये सारी की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सेल वॉल हम लगा सकते थे अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं दिया होता, तो जो शेप प्रोवाइड करेगी वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन करेगी, क्योंकि आपको पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर टाइप के सेल के अंदर पाई जाती है, प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगाई सेल या बैक्टीरिया सेल, सब में पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो राइट आंसर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस चीज की बनी होती है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है गाइस आपकी लिपोप्रोटीन की, ये भी आपको याद रखना है। लिपोप्रोटीन लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है ये आपकी सेमी परमिएबल होती है, जबकि सेल वॉल जो होती है ये आपकी फुल परमिएबल होती है। बाकी डिटेल में इसको पढ़ेंगे हम, राइट, जब मैं आपको थ्योरी कराऊंगा इसकी तो डिटेल बताऊंगा इस सारी चीज़ों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ अ सेल? मैं अभी पिछले क्वेश्चन में ही बता चुका हूँ, कोशिका की गतिविधियों को कौन नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल का काम देखिए क्या होता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट सेल को, फंगाई को या फिर बैक्टीरिया को। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, राइट। न्यूक्लियस होता है जो सारी की सारी एक्टिविटी कंट्रोल करता है, जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी बहुत ज्यादा फंक्शन होता है, राइट। एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है कि अंदर का जो कंटेंट है और बाहर का जो कंटेंट है, मतलब इंटरसेलुलर जो आपका आवाज, ठीक है, जो ट्रांसपोर्ट होता है, जैसे एक सेल से दूसरे सेल के अंदर अगर किसी चीज की कमी है तो एक सेल से दूसरे सेल में जाना चाहता है तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करेगा, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, राइट। और ये भी क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अंदर का कंटेंट बाहर ना निकल पाए, राइट। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी तो अंदर का सारा कंटेंट जो है साइटोप्लाज्म वगैरह ये सारा सेल के बाहर चला जाएगा, क्योंकि ये सेमी परमिएबल होती है, कुछ चीजों को अंदर ले जाने देती है, कुछ चीजों को नहीं ले जाने देती है। जबकि जो आपकी सेल वॉल है, सेल वॉल आपकी फुल परमिएबल होती है, तो सेल वॉल से आपका सारे का सारा कंटेंट सेल के बाहर आ सकता है, राइट। इसीलिए तो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और आपके एनिमल सेल के अंदर सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है, सेल वॉल नहीं होती है, राइट। तो राइट आंसर क्या था इसका? न्यूक्लियस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन,
अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया इज एन एग्जांपल फॉर। बैक्टीरिया किसका एग्जांपल है? बैक्टीरिया किस चीज का एक उदाहरण है? यूकैरियोटिक सेल है, प्रोकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल है या वायरस सेल? देखिए वायरस के अंदर सेल होते नहीं है, ऑलरेडी बता चुका हूं। बैक्टीरिया यूकैरियोटिक में आ नहीं सकता क्योंकि यूकैरियोटिक के अंदर टू न्यूक्लियस होता है जबकि बैक्टीरिया के अंदर नहीं होता, ये भी आंसर नहीं होगा। राइट, तो बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक सेल और प्लांट सेल आपका बैक्टीरिया आ नहीं सकता। राइट, तो बैक्टीरिया क्या है? एक प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल नहीं है। बैक्टीरिया, आर्चिया, माइकोप्लाज्मा। तो प्रोकैरियोटिक का अगर आपसे कभी भी कोई एग्जांपल पूछता है तो आपको तीन चीजें याद रखनी है प्रोकैरियोटिक के लिए। एक आपको बैक्टीरिया याद रखना है गाइस, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक होता है। एक आपको माइकोप्लाज्मा याद रखना है और एक आपको याद रखना है आर्चिया। ये तीन याद रखिएगा जब भी प्रोकैरियोटिक आपसे पूछेगा, ये तीनों आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं। गाइस आगे सेशन में आगे कंटिन्यू करेंगे, आज टाइम कम था तो इतने ही क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए, कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। आपका सपोर्ट चाहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा गाइस। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर करते रहिए। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कंटेंट आपको ऐसा मिलेगा जो आपके दिमाग के अंदर छप जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हर चीज़ ऐसे ही पढ़ाई जाएगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू गाइस।